नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे रहस्यमय मॉन्स्टर्स की कहानी में उतरने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की। ये बनते कैसे हैं? दरअसल ये सितारों की मौत से पैदा होते हैं। तो चलिए इस जबरदस्त कॉस्मिक कहानी को शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो इतनी पावरफुल हो कि वो रोशनी को ही खा जाए? मतलब लाइट तक उससे बचकर निकल नहीं सकती। सोच कर देखिए एक ऐसी जगह जहाँ टाइम रुक सा जाता है, जहाँ फिजिक्स के सारे नियम, सारे रूल्स टूट जाते हैं। ये कहानी असल में सितारों की मौत की है। एक ऐसी मौत जो हमारी सोच से भी परे की चीजें बनाती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम एक तारे की पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे। वो पैदा कैसे होता है, जीता कैसे है और फिर मरता कैसे है। उसके बाद हम उस एक पॉइंट पर आएंगे जो ये तय करता है कि मरने के बाद वो तारा क्या बनेगा, एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल। और आखिर में हम देखेंगे कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में भी एक ऐसा ही मॉन्स्टर छिपा हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोई तारा, मतलब कोई भी स्टार, आखिर स्टेबल कैसे रहता है। वो अरबों साल तक चमकता कैसे रहता है। देखिए, ये सब ना एक बैलेंस का खेल है। हमारे सूरज जैसा हर तारा समझिए कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जबरदस्त एनर्जी बनती है जो तारे को बाहर की तरफ फुलाने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक उसी वक्त तारे का अपना ही वजन, उसकी ग्रेविटी, उसे अंदर की तरफ सिकोड़ने की कोशिश करती है। तो एक फोर्स बाहर की तरफ, एक फोर्स अंदर की तरफ। ये एक तरह की कॉस्मिक रस्साकशी है और जब तक ये बैलेंस बना रहता है तारा चमकता रहता है। पर फ्यूल हमेशा तो नहीं रह सकता है ना। एक दिन ये खत्म हो ही जाता है, और जैसे ही फ्यूल खत्म होता है ये बैलेंस बिगड़ जाता है। तारा अचानक से बहुत ज्यादा फैलने लगता है और एक रेड जायंट या लाल दानव बन जाता है। ये इतना बड़ा हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी, वीनस और शायद हमारी पृथ्वी को भी निगल जाए। खैर, घबराने की बात नहीं है। ऐसा होने में अभी करीब 5 अरब साल लगेंगे। यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तारा मर तो गया, पर अब उसका क्या होगा, वो क्या बनेगा? ये चीज एक खास लिमिट पर डिपेंड करती है और इस राज को दुनिया के सामने लाए थे महान भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और ये है वो मैजिकल नंबर 1.44 सोलर मास, मतलब हमारे सूरज के वजन से 1.44 गुना ज्यादा। इसी को कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। यही वो लाइन है जो डिसाइड करती है कि मरने वाले तारे के बचे हुए कोर का भविष्य क्या होगा। तो होता ये है, अगर तारे का बचा हुआ कोर इस 1.44 वाली लिमिट से कम वजन का है तो वो धीरे धीरे शांति से ठंडा होकर एक वाइट ड्वार्फ यानी सफेद बौना बन जाएगा। हमारे सूरज का भी आखिर में यही हश्र होना है। लेकिन अगर कोर इस लिमिट से भारी है तो फिर ग्रेविटी की जीत होती है और नतीजा होता है एक महाविनाशक धमाका जिसे हम सब सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, सुपरनोवा तो हो गया, लेकिन उस धमाके के बाद जो कोर बच गया उसका क्या? यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और हमारी मुलाकात होती है ब्रह्मांड की सबसे डेंस चीजों में से एक से। देखिए, सुपरनोवा के बाद जो कोर बचता है वो ग्रेविटी के जबरदस्त प्रेशर में पिचकना शुरू हो जाता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एटम्स तक टूट जाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में मिलकर सिर्फ न्यूट्रॉन बन जाते हैं और इसी से जन्म होता है एक न्यूट्रॉन स्टार का। अब ये कितने घने होते हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बस इतना समझिए कि अगर आप एक न्यूट्रॉन स्टार से सिर्फ 1 चम्मच भर मटेरियल निकाल पाएं, तो उस 1 चम्मच का वजन पूरे माउंट एवरेस्ट के बराबर होगा। जी हाँ, 1 चम्मच में पूरा का पूरा पहाड़। ये डेंसिटी हमारी सोच से बिल्कुल परे है। और कमाल की बात यह है कि ये होते बहुत छोटे हैं, बस एक शहर के बराबर, करीब 20 किलोमीटर के। सोचिए, एक शहर जितनी छोटी चीज जिसका वजन हमारे सूरज से भी ज्यादा है। इनमें से कुछ तो बहुत तेजी से घूमते हैं और घूमते हुए लाइट हाउस की तरह रेडिएशन की बीम फेंकते हैं। इन्हीं को हम पल्सर कहते हैं। अच्छा, ये तो हुई न्यूट्रॉन स्टार की बात, पर क्या हो अगर मरने वाले तारे का कोर चंद्रशेखर लिमिट से भी बहुत बहुत ज्यादा भारी हो? तब तब हम ब्रह्मांड के असली मॉन्स्टर के इलाके में कदम रखते हैं। अगर मरने वाले तारे का कोर हमारे सूरज के वजन से करीब करीब 3 गुना या उससे भी ज्यादा हो, तो फिर उसे पिचकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
ग्रेविटी इतनी हावी हो जाती है कि वो बस सिकुड़ता चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है। और सिकोड़कर एक ऐसे पॉइंट में बदल जाता है जहां से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। और यही जन्म होता है एक ब्लैक होल का। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी पावरफुल होती है कि लाइट भी इससे नहीं बच पाती। और क्योंकि लाइट ही बाहर नहीं आ सकती, तो जाहिर है हम इसे देख भी नहीं सकते। इसीलिए तो इसका नाम है ब्लैक होल। हर ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, एक इनविजिबल लाइन। इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। आप इसे एक तरह की लक्ष्मण रेखा समझ सकते हैं। अगर किसी ने इसे पार कर लिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये सच में द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो सवाल ये है कि अगर कोई चीज इस लाइन को पार कर जाए तो उसका क्या होगा? उसके साथ एक बहुत ही अजीब चीज होती है जिसे साइंटिस्ट बड़े मजेदार नाम से बुलाते हैं स्पैगेटिफिकेशन। मतलब ब्लैक होल की ग्रेविटी उस चीज को खींचकर स्पेगेटी या नूडल्स की तरह लंबा कर देती है। अब ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग सकता है ना, कि ये सब तो कहीं बहुत दूर होता होगा। पर सच तो ये है कि हमारे अपने घर, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ठीक बीचों बीच भी एक ऐसा ही मॉन्स्टर बैठा हुआ है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। और इसका वजन कितना है पता है? हमारे सूरज से 1-2 गुना नहीं, पूरे 40 लाख गुना ज्यादा। और ये इतना बड़ा ब्लैक होल वहां कर क्या रहा है? ये हमारी पूरी गैलेक्सी के लिए एक एंकर का काम करता है। अरबों खरबों तारे, हमारा सोलर सिस्टम, सब कुछ इसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। एक तरह से इसी ने हम सबको एक साथ बांध कर रखा हुआ है। तो देखा, एक तारे की मौत कैसे दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही कमाल के ऑब्जेक्ट्स बनाती है। एक तरफ है अविश्वसनीय रूप से डेंस न्यूट्रॉन स्टार और दूसरी तरफ है अनंत ग्रेविटी वाला ब्लैक होल। अब एक सवाल, अगर आपको एक बिल्कुल सेफ स्पेसशिप मिले तो आप कैसे देखना चाहेंगे? एक न्यूट्रॉन स्टार को या फिर एक ब्लैक होल को?